बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हम यूनिट 3 का जो है वो स्टडी कर रहे थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने उसका स्टडी करना है। चले उसको शुरू कर लेते हैं। वो है डीएनए रेप्लिकेशन। देखो बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन की जब बात करें तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जो है बेटा वो जिनको हाइपोथेसिस जिनकी पेश की गई। सबसे पहला जो है वो उसको कहते हैं हम जो है बेटा कंजर्वेटिव मॉडल। पहला मॉडल ये है। दूसरा जो है वो है बेटे वो है सेमी कंजर्वेटिव। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्पर्सिव। अब जहन में बात आती है, पहली बात तो ये आती है ना कि ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं, ये बात जो है वो हमने स्टडी करनी है। देखो बेटा, फर्ज कर लें जस्ट फॉर एग्जांपल जो है ये एक डीएनए, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पेरेंट स्ट्रैंड है। अब इसकी रेप्लिकेशन हो और ये पेरेंट स्ट्रैंड ऐसे के ऐसे रह जाए, ओरिजिनली बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और इस जैसे ही एक और नया स्ट्रैंड बन जाए। अगर इस जैसे ही एक और नया स्ट्रैंड बन जाए तो देखिए, ये आप देख सकते हो, ये न्यू है और ये ओल्ड है। देखिए, ओल्ड पूरे का पूरा कंजर्व हो गया, तो इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है। ये कौन सी रेप्लिकेशन होगी? ये कंजर्वेटिव कहलाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक जो है बेटा ये ओल्ड, एक जो है वो ओल्ड, देखें एक ओल्ड और इसकी जगह के ऊपर एक जो है बेटा वो बिल्कुल न्यू बने, है ना, ये न्यू है। ठीक हो गया। ये न्यू स्टैंड है। और ये जो रेड कलर वाला है ये बेटा अगर ओल्ड है, ये ओल्ड है, दिस विल बी ओल्ड। तो ये देखें, हाफ ओल्ड है हाफ न्यू है, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। इसको क्या बोलेंगे? इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर बेटा ये ओल्ड और न्यू का ऐसे मिक्सचर हो, ऐसे ओल्ड और न्यू का मिक्सचर बन जाए, ये थोड़ा सा ओल्ड थोड़ा सा न्यू, थोड़ा सा ओल्ड थोड़ा सा न्यू का ये मिक्सचर बन जाए, ऐसे ये मिक्सचर बन जाए, ये आप देख सकते हो ये न्यू है और ये रेड कलर वाला ओल्ड है। तो ये ओल्ड और न्यू का अगर मिक्सचर बन जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को बेटे कहा जाता है डिस्पर्सिव मॉडल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये 3 तरह के मॉडल हैं, 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं रेप्लिकेशन के। अब इसमें से कौन सा ठीक है, इसके बारे में बेटा बाकायदा तौर पर जो है वो एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है, जो कि मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट। आप ये देख सकते हो, दिस विल बी एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसेल्सन एंड स्टाल। अब मेसेल्सन और स्टाल ने बाकायदा तौर पर जो है बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और परफॉर्म करके बताया कि रेप्लिकेशन तीनों तरह की ठीक नहीं होती, इसमें से एक जो टाइप है ना वो ठीक है। वो कैसे था, ये एक्सपेरिमेंट जो है बेटा वो हम कर लेते हैं। देखें इन्होंने क्या किया। आप जानते हो कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है ना, डीएनए में नाइट्रोजन होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस बेस के अंदर पाई जाती है, नाइट्रोजिनस बेस के अंदर होती है अंदर। तो इन्होंने 2 नाइट्रोजन के आइसोटोप इस्तेमाल, एक लाइट आइसोटोप और एक 15 वाला हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया। इन नाइट्रोजन के आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके इन्होंने जो है वो प्रूव किया कि रेप्लिकेशन का सिर्फ एक मेथड ठीक है। अब वो इन्होंने कैसे परफॉर्म किया? इन्होंने क्या किया कि एक जो है बेटा एक मीडियम बनाया। ठीक है ना, आप इसको कह सकते हो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, पहला एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक मीडियम बनाया ऐसे और इसके अंदर हैवी आइसोटोप रखने वाली नाइट्रोजन डाल दी। ठीक है। एक बैक्टीरिया लिया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया और इसको इसके अंदर इनोकुलेट करवा दिया और इसको यहां पर रेप्लिकेशन मुकम्मल करने दी। ठीक है ना। इसको मिनिमम 20 मिनट देना जरूरी है, क्योंकि 20 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, मिनिमम 20 मिनट। इसके बाद इसको फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन मुकम्मल करने दी। कई राउंड जब मुकम्मल हो गए तो यहां से इसने सैंपल लिया। ठीक है ना। मेसेल्सन और स्टाल ने क्या किया, यहां से सैंपल कलेक्ट किया
और उस सैंपल को क्या किया कि एक जो है बेटा वो उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। क्या करवाई? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। और इसके अंदर पहले डाला सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड क्यों डाला? क्योंकि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट को डेवलप करने में हेल्प करती है। ये बॉटम में बैठ जाती है और एक लेयरिंग फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो डीएनए यहां से ऑब्टेन हुआ उस डीएनए को भी इसने इसके अंदर डाल दिया और इसकी क्या की? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, ठीक है ना, अल्ट्रा फॉर्म में, ज्यादा अच्छी सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें इसको जो है बेटा वो रोटेट करवाया जाता है। और रोटेट करवाने के बाद फिर इसको स्टैंड बाय पर रखा। स्टैंड बाय पर रखा तो इसने देखा कि ये जो स्टैंड है ना वो यहां पर आकर इकट्ठा हो गया, क्योंकि ये डेंसर स्टैंड था। नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप है, तो ये डेंसर था, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो ये बॉटम पे आ गया। इसकी एक एक्सरे इमेज ली। एक्सरे इमेज ली तो एक बैंड कुछ इस तरीके से दिखाया गया। एक्सरे इमेज ली गई इसकी और एक काली पट्टी ऐसे जो है ना वो दिखाई दी, ऐसे एक काली पट्टी जो है वो दिखाई देने लगी। ओके, यहां पर इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। फिर इसने किया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। क्या किया? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है बेटा ये परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अगेन इसने एक मीडिया बनाया। ये मीडिया इन्होंने बना लिया, ठीक हो गया। ये मीडिया इन्होंने डेवलप कर लिया। अच्छा, अब ये मीडियम डेवलप करने के बाद जो है बेटा ये मीडिया इन्होंने डेवलप किया। अच्छा, इस मीडिया में के अंदर जो है वो इन्होंने डाली नाइट्रोजन 14, ठीक है, नाइट्रोजन 14 डाली। और बैक्टीरिया कौन सा डाला? जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से जो डीएनए या बैक्टीरिया हासिल हुआ था, जो बैक्टीरिया ये वाला था, डेंसर वाला, ये वाला बैक्टीरिया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूज किया। इसके अंदर ये डाला बैक्टीरिया, ये इसमें ऐड कर दिया। और अगेन इसको भी फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो मुकम्मल करने दी और फिर इसको यहां से एक्सट्रैक्ट किया। अगेन इसके अंदर से निकलने वाला जो डीएनए था उसको उन्होंने अगेन उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद नोट किया कि जो डेंसर है वो ऐसे, ये थोड़ा सा सेकंड एक्सपेरिमेंट वाला ऊपर आया। इसका क्या मतलब है कि इसकी डेंसिटी कम है, ये लाइट है, ठीक है ना। यहां पर मिक्सचर है ये, क्योंकि N14 यूज हुआ ना तो ये लाइटर था, तो ये इन बिटवीन आया। तो यहां से पता लग रहा था कि ये अगर 15-15 वाले स्टैंड थे दोनों, तो मे भी हो सकता है कि ये 14 और 15 वाले थे। हम ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ये बैंड जब बनाए गए तो उससे भी थोड़ी सी तस्दीक हुई। तो पहले वाला तो ऐसे था, ठीक है, और दूसरे वाला ना थोड़ा सा इसके अंदर था और थोड़ा सा इससे बाहर था। तो ये चीज इंडिकेट कर रही थी कि इसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट लेवल की है। तो आप देखें आपके पास जस्ट फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स, इस बैक्टीरिया ये पेरेंट है, इसका स्टैंड था ये वाला, ये इसका स्टैंड है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, क्योंकि इसमें N15 से बनाया गया था ये। अब जब इसको आप अलग करें, ये 15, ये 15, आप देखो आपने जो नाइट्रोजन ऐड किया वो कौन सी है? वो 14 ऐड किया, यानी अब जो भी डीएनए बनेगा वो 14 वाला बनेगा। तो अब आप देखें इसके अंदर, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, देखें ये है 14 और ये 14, तो ये एक हाइब्रिड बन गया, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिड जो बना इसकी डेंसिटी इसी वजह से तो कम हुई। ये बैंड भी ये शो कर रहा है कि ये 14 और 15 वाला है, ये बैंड भी शो कर रहा है, ये चीज भी शो करे, दो बातें शो करिए, ये चीज इंडिकेट करिए कि यहां पर हाइब्रिड है 14 और 15 वाला, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा इंडिकेशन मिल गई कि ये रेप्लिकेशन रिजल्ट बता रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप किया। कौन सी रेप्लिकेशन है? इट विल बी अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, वो कंफर्मेटरी था। तीसरी चीज इन्होंने चेक कर ली, चले उसको भी हम देख लेते हैं। अब तीसरे में इन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से जो बैक्टीरिया हासिल हुआ था वो बैक्टीरिया इसके अंदर इन्होंने डाल दिया और इसके अंदर दोबारा N14 ही ऐड की, दोबारा इसमें N14 ऐड कर दी। ओके, अब दोबारा N14 इसके अंदर इन्होंने ऐड की। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 20 मिनट वेट किया और फिर इससे जो डीएनए इसको मिला, इन्होंने क्या किया कि उसकी दोबारा से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की तो देखें ये था पहले एक्सपेरिमेंट वाला, ये था दूसरे वाला, तीसरे वाला क्या हुआ कि ये ज्यादा डार्क हो गया, इसका मतलब यहां और डीएनए ऐड हुआ और एक जो है वो यहां पर लाइटर बना, ये 3 बन गए। तो बैंड के अंदर अगर आप इसको दिखा दें ना, बैंड के अंदर अगर आप इसको दिखा दें तो बेटे आप देख सकते हो बैंड के अंदर अगर आप इसको देखें तो ये ले, ये पहला, ये पहला बना इसके अंदर, ठीक हो गया, ये पहला बन गया। इसी तरीके से दूसरा, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट वाला रिजल्ट है, ये दूसरा। जब तीसरा हुआ ना तो एक बिल्कुल इसके ऊपर बना बैंड दिखाई दिया, ये देखिए ये रिजल्ट ये शो कर रहा है, और एक ये बना। तो जैसे हमने कहा था कि ये 14 और 15, ये 14 और 14 हो सकता है। कैसे देखें, ये चीज ये भी इंडिकेट कर रही है। देखें आपके पास पेरेंट जो स्ट्रैंड है वो एक हाइब्रिड स्ट्रैंड है, ऐसे ही था ना। चले मैं इसको एसी कलर में बना देता हूं, एक 15 वाला है, एक 14 वाला है। आप इसको अलग करें, देखें 14 और ये 15, ठीक है। अब नाइट्रोजन कौन सी अवेलेबल है, 14, तो आप ये अब देख सकते हो 14 और ये 14, तो ये हाइब्रिड, ये पेरेंट टाइप है और ये लाइटर बना है। देखें ना ये चीज शो कर रही है, ये इसलिए ज्यादा डार्क हो गया कि इस जैसे ही एक स्ट्रैंड बना है, और यहां पर ये 14 और 14 शो कर रहा है, ये लाइटर है। तो आप ये देख सकते हो बेटा, ये रिजल्ट इंडिकेट कर रहे हैं, ये चीज भी इंडिकेट कर रही है कि रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट में ये बात बड़ी क्लियर साबित हो रही है, ये बैंड भी शो कर रहे हैं, वो डेंसिटी ग्रेडियंट भी शो कर रहा है, ये स्टैंड भी शो कर रहे हैं कि रेप्लिकेशन जो होती है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, सेमी कंजर्वेटिव। ये बेटा एक्सपेरिमेंट था, ये सारा इसका कॉन्सेप्ट था। आप अगर इसको जो है बेटा वो अगर मेरे लेक्चर को गौर से सुनेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चले अब ट्रू फॉर्म में रेप्लिकेशन कैसे होती है ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, देखो बेटा ट्रू फॉर्म के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आ जाता है रेप्लिकेशन। आप जानते हो कि रेप्लिकेशन होती है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए, दैट विल कॉल द डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखें डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि जो है बेटा वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब देखें डीएनए जो होता है ना, डीएनए वो होता है बेसिकली हेलिकल फॉर्म में होता है। देखें ना ऐसे होता है डीएनए, डीएनए ऐसा होता है। तो सबसे पहले इसकी जो हेलिकल फॉर्म होती है बेटा, इसकी जो हेलिक्स की जो फॉर्म होती है ये खत्म करनी होती है, और ये खत्म होगी, एक एंजाइम होता है उसको कहते हैं टोपो आइसोमेरेज और गायरेज। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, वो इसका हेलिकल फॉर्म खत्म कर देंगे और ये स्ट्रैंड ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। ये इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये स्ट्रैंड ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। इसका जो हेलिकल नेचर है, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, ये लीनियर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, और ये टोपो आइसोमेरेज और गायरेज ये काम करेगा। उसके बाद अगला जो काम है ना वो स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड की सेपरेशन है। अगला काम जो है देखें ये स्ट्रैंड सेपरेशन। अब ये जो स्ट्रैंड सेपरेशन हुई है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये स्ट्रैंड जो है बेटा, ये अगर ये स्ट्रैंड है, फर्ज कर ले ये स्ट्रैंड है, ये ऐसे हो गया था, तो यहां पर एक एंजाइम वर्कआउट करेगा, उस एंजाइम को नाम कहते हैं डीएनए हेलिकेज। ये ऐसे मूव करेगा, और डीएनए हेलिकेज क्या करता है, इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है, जिससे इसकी अनवाइंडिंग हो जाएगी ऐसे। ये अनवाइंडिंग होगी और ये बन जाता है रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएगा। बात समझ आएगी आपको, ये रेप्लिकेशन, ये दो स्ट्रैंड इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा ये होना है कि अब रेप्लिकेशन शुरू होगी। अब आप देख सकते हो कि यहां पर दो स्ट्रैंड है, एक ये 3/5 है, ये 3 का है, ये 5 है, और ये 5 और ये 3। रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होती है, रेप्लिकेशन की डायरेक्शन वो हमेशा 5 to 3 होती है। ये न्यू स्ट्रैंड की बोल रहा हूं, जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना वो हमेशा 5 to 3 होगा, जबकि जो ओल्ड होता है ना, ओल्ड स्ट्रैंड, उसकी सीक्वेंस होती है जो है बेटा वो उल्ट होगी, 3 to 5। ये याद रखनी है, ये अक्सर बच्चों को भूल जाती है।
अब देखें ये ओल्ड है, ये 3 है ना, यहीं से शुरू होगा। अब ये देखो ये यहां से शुरू हो रहा है 5, ये न्यू है और ये मूव कर रहा है टूवर्ड, ये 3 आ गया। देख लें ये 5 to 3 डायरेक्शन है, ये 5 है और ये 3 है, 5 to 3 नया स्टैंड बनता है। और ओल्ड देख लें ये 3 है और ये 5 है, ये 3 होगा, यहां 5 लगा लें ये। अब देखें 2 तरह के स्टैंड बनते हैं। अब ये अगर 5 है, यहां से भी शुरू होगा, ये 3 है, ये 5 है, चाहे दोनों तरह के ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4। असल में 2 तरह के स्टैंड बनता है, जो मूव कर रहा होता है टूवर्ड वो कंटिन्यूअस होता है, उसको कहते हैं लीडिंग स्टैंड, और जो मूव कर रहा होता है अवे उसको कहते हैं लैगिंग स्टैंड। और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है बेटा वो किस तरीके से हो रहा है, मैं अगेन इसको रिपीट करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, ताकि बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मसला यह है कि आपको समझ आनी चाहिए, तो इसलिए मैं खुद भी इसको जो है बेटा वो परफॉर्म करने लगा हूं। मैं खुद भी इसको जो है बेटा वो आपको करा के दिखाता हूं। देखें देखें ये फर्ज करें ये डीएनए, दिस विल बी अ डीएनए, ये डीएनए, ठीक हो गया, ये डीएनए। अब यहां पर यही हेलिकेज एंजाइम है, ओके हो गया बेटा। ये स्टैंड दोबारा से अटैच ना हो जाए, पीछे यहां पर ना कुछ प्रोटीन्स अटैच होती हैं ऐसे, इन प्रोटीन्स को कहा जाता है सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या कहा जाता है? सेल बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये स्टैंड है 3/5 का और ये 3/5। मैंने कहा कि न्यू की डायरेक्शन वो हमेशा 5 to 3 होगी। देखिए 5 मैं यहीं पर लगा सकता हूं, ठीक है। तो ये स्टैंड, क्योंकि ये स्टैंड टूवर्ड रेप्लिकेशन 4 मूव करेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज अ लीडिंग स्टैंड, और इसमें कोई गैप नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म का होगा। जबकि ये वाला स्टैंड जो है बेटा देखें ये 3 है ना, तो ये यहां से शुरू होगा। देखो फर्ज कर लो इसने ये बना दिया, ये फर्ज कर ले इसने ये बना दिया, ठीक है ना, ये 5 है और ये 3 है, तो आप कहेंगे ये भी लीडिंग है। नहीं, ये लीडिंग नहीं है, ठीक है ना। ये लीडिंग क्यों नहीं है? देखिए मैं बताता हूं आपको ये लीडिंग क्यों नहीं है। अब आप देखें ये हेलिकेज जो है ना, ये वाला हेलिकेज, ये हेलिकेज ये पीछे की तरफ जाएगा और स्टैंड को अनवाइंड करेगा। जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो अब आप ये देखिएगा, नोट कीजिएगा बात। अब ये हेलिकेज जो है ना बेटा, ये आपको समझाने के लिए मैं इस तरह बना रहा हूं। ये हेलिकेज से यहां आ गया, हेलिकेज यहां पर पहुंच गया, ठीक हो गया। अब ये जो स्टैंड था ये मूव कर रहा है 5 और ये 3, ये ऐसे मूव करता रहेगा कंटिन्यूअस फॉर्म में, ये तो ऐसे मूव करता रहेगा। लेकिन ये वाला जो स्टैंड था वो कुछ यूं बना था, ऐसे बना था ना, ऐसे, ये बना 5, ये बना 3, ठीक हो गया। लेकिन अब एंजाइम यहां पर है, इसका एंजाइम तो यहां है ना, डीएनए पॉलीमरेज 3 वो यहां है और ये यहां है। तो अब यहां तो स्टैंड खत्म हो गया, तो बेटा इसको जंप लगाना पड़ेगा। यहां पर प्राइमर ऐड होगा, ये आरएनए प्राइमर ये ऐड होता है। तो बेटा क्या होता है कि ये जंप लगाएगा, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और फिर ये इधर आएगा, इधर से इसको फिल करेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे जो है बेटा वो जो है वो यहां पर गैप बन जाएंगे। अब मैं एक और बना के दिखा देता हूं आपको, देखिए आपको बात समझ आएगी। ठीक है ना, ये आप ये हेलिकेज यहां पर है, ये यहां था, ये आ गया, ठीक है। ये तो कंटिन्यूअस बनता रहेगा, लेकिन ये यहां था पहले, ये था 5 3, ये था 5 और ये 3 होगा, डेफिनेट बात है, ठीक है ना। ये फिर जंप लगाएगा, ये प्राइमर एक और ऐड हुआ, ये यहां से इसने पिक किया और यहां से इस गैप को फिल कर दिया। अब यहां एक और प्राइमर ऐड होगा, यहां से ये फिर जंप लगाएगा, इस तरह ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट ऐड करेगा जिनको आप ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है, पीछे से अनवाइंडिंग हो रही है, ये अवे जा रहा है, इसको वापस पीछे आना पड़ेगा।
इस वजह से यहां पर लैगिंग होती है, इस वजह से इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। और ये होगा लीडिंग स्ट्रैंड, या आप इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड के फॉर्म के अंदर जो है बेटा ये बन जाता है। ठीक हो गया, ये बात समझ आए। अब डीएनए रेप्लिकेशन में अगर मैं एक बात आपको बता दूं, जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना, ये मैं जो बात कर रहा था, एक स्टार्ट में मुझे बात बतानी थी, वो मैं अब बता देता हूं। चले, डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये मेजर एंजाइम होता है, ये डायमर होता है, ये स्ट्रक्चर में डबल होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 से। वो सिर्फ हेल्पर होते हैं, वो प्रूफ रीडिंग करते हैं, वो सीलिंग करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये रेप्लिकेशन को शुरू नहीं कर सकता। क्यों नहीं शुरू कर सकता? क्योंकि रेप्लिकेशन जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वहां इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर इसकी बाइंडिंग नहीं होती, इसलिए ये स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये इसकी बाइंडिंग होती है आरएनए प्राइमर के ऊपर। ठीक है ना, किसके ऊपर होती है? आरएनए प्राइमर के ऊपर। और आरएनए प्राइमर को एक एंजाइम होता है, दिस विल कॉल आरएनए प्राइमेज एंजाइम, वो इसको, ये एक 10 न्यूक्लियोटाइड की एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है जो बनती है। ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने में मदद देता है। ये पहले बेटा यहां अटैच हो जाएगा, ये यहां अटैच हो जाएगा, एक यहां अटैच हो जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहां से इसको पिक करता है और ये स्ट्रैंड बनाता है, और ये यहां से पिक करेगा, ये इसको यूं बना देगा। पीछे एक प्राइमर और ऐड होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जंप लगाएगा, यहां पर अटैच होगा, और ये अटैच। इस तरह से इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो हैं वो बनते हैं। ठीक है ना। अब आपको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का जो डिफरेंस है, मेरा ख्याल है वो अब आपको क्लियर हो गया। देखें, अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के हवाले से देखें। लीडिंग स्ट्रैंड ये मूव करेगा हमेशा टुवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क, ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट नहीं होते, इसमें ओकाज़ाकी एक जापानीज साइंटिस्ट था जिसके नाम के ऊपर ये डिस्कवर हुआ। अच्छा, इसमें सिर्फ इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में बेटा इसकी लेंथ का फर्क होता है। प्रोकैरियोट में ये जो है बेटा ये बड़े होते हैं, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड इसकी लेंथ होती है, जबकि यूकैरियोट में ये छोटे होते हैं, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड इसकी लेंथ होती है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये पूरी की पूरी कर देता है। यहां पर डीएनए लाइगेज भी इन्वॉल्व होता है, डीएनए पॉलीमरेज भी इन्वॉल्व होगा, प्राइमेज भी इन्वॉल्व होता है। प्राइमेज प्राइमर ऐड करेगा, अच्छा डीएनए लाइगेज सीलिंग करेगा। जब ये जो गैप आता है ना, गैप की सीलिंग डीएनए लाइगेज करता है। डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। ये जो प्राइमर जो ऐड हुआ ना, आप जानते हो कि ये आरएनए नेचर का है। अक्सर बच्चा पूछते हैं सर इसका क्या बनेगा, क्या ये डीएनए का हिस्सा रहेगा? नो, ये डीएनए का हिस्सा नहीं रहेगा, ये हटेगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 इसको हटाएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड दोबारा से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाएगा। ये कैसे सब कुछ होगा, ये सारा कुछ मैं आपको एक वीडियो की शक्ल में जो है बेटा वो दिखाता हूं, ये आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है ना। चले, एक वीडियो छोटी सी मैं आपको दिखाता हूं इसकी। ठीक है ना, आपको बात जो है बेटा, ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो रही है। अब आप देखें, इसमें सबसे पहले डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट होगा। ये हेलिकल फॉर्म है, हेलिकल फॉर्म इसकी लॉस्ट होगी। और मैंने बताया कि कौन करेगा, ये डीएनए गायरेज या टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ये अब स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट हो गया, इसकी हेलिकल फॉर्म खत्म हो गई। अब अगला काम जो है वो काम है डीएनए हेलिकेज का, जो कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उसको ब्रेक कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है बेटा वो ब्रेक करेगा। अब देखें, ये आएगा एंजाइम, अब आप जरा गौर से देखिएगा, एंजाइम आएगा, ये अब इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है कि एक 3/5 का तो एक 5/3 का होगा। ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है, आप जानते हो। हेलिकेज आएगा, वो इसके स्ट्रैंड को अनवाइंड कर देगा। ये देखिए, दिस इज डीएनए हेलिकेज। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करें और दोनों स्ट्रैंड जो है बेटा ये अलहदा हो रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड अलहदा हो गए, और ये एक रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो डेवलप हो गया इसमें। अब ये दो स्ट्रैंड हो गए, एक स्ट्रैंड ये ऊपर वाला है, एक नीचे वाला। ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, अब इसको जरा गौर से देखिए। दिस इज, मैंने कहा था कि रेप्लिकेशन प्राइमेज से स्टार्ट होते हैं, जो कि आरएनए प्राइमर को ऐड करेगा। 10 न्यूक्लियोटाइड के एक शॉर्ट सीक्वेंस जो है ये ऐड हो गए। अब इसको साइड में लगे, जो आरएनए प्राइमर का तीसरा एंड होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बाइंडिंग साइट होती है। डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ गया। ये देख लें, आरएनए प्राइमर के तीसरे एंड के ऊपर ये अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं।
आप देख लो रेप्लिकेशन 5 to 3 हो रही है। और जो ग्रोइंग एंड है, ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि ग्रोइंग एंड हमेशा तीसरा होता है, देखे ना तीसरे के ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है और ये टूवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्म जा रहा है, तो आप ये देख सकते हो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर बन रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर जो है बेटा ये स्ट्रैंड ये मूव करता रहेगा। दिस विल बी अ लीडिंग स्ट्रैंड और द कॉन्टिन्यूअस। अब ये दूसरे स्ट्रैंड पर देखिए नाम लिखा हुआ लैगिंग स्ट्रैंड, ये कैसे बनेगा बेटा, यहां पर भी प्राइमर ऐड होगा, अगेन प्राइमर ऐड होगा, ठीक है ना, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसमें बनते हैं। अब आप नोट करोगे कि प्राइमर सबसे पहले प्राइमर ऐड होगा, ये प्राइमर ऐड हो गया, ठीक हो गया, ये प्राइमर ऐड हुआ है। अब ये एरिया एम्प्टी है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहां ऐड होगा, ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन डायरेक्शन 5 to 3 होनी है न्यू में, देख ले ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क लेकर जा रहा है, ये स्ट्रैंड बन गया। लेकिन अब जो है बेटा यहां पर एक और प्राइमर ऐड होगा, देखें वो तो खत्म हो गया ना, ये अब इस गैप को फिल करेगा। ये पीछे 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा जंप लगाता रहता है और इस तरीके से लैग, अब देखें ये सीलिंग कर देगा 5 to 3, फिर पीछे जंप लगाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे। ये एक्सोन्यूक्लियोसिस ये डीएनए पॉलीमरेज 1 को कहा जाता है। ये देखें इसने आरएनए प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड को निकाल दिया। मैं इसको दोबारा से आपको दिखाता हूं, देखें ये देखें ये ऐड हुआ। अब देखिए ये एक्सोन्यूक्लियोसिस एंजाइम आएगा। एक्सोन्यूक्लियोसिस एंजाइम बेसिकली जो है बेटा वो डीएनए पॉलीमरेज 1 को कहते हैं। ये इसने आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड निकाल दिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वापस आया और उसने बेटा क्या किया, उसने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड किया। दिस विल बी द फेट ऑफ आरएनए प्राइमर को निकाल दिया जाता है। अब यहां ओकाजाकी फ्रेगमेंट के दरमियान में जो गैप थे बेटा वो डीएनए लाइगेज सीलिंग करता है, डीएनए लाइगेज उसको जो है बेटा वो फिल कर देगा। आप देख लो एक ओल्ड एक न्यू सेमी कंजर्वेटिव, अब ये दोबारा से हेलिकल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको आपने बहुत अच्छे से जो है बेटा वो समझना है, कोशिश करनी है। हर एक पॉइंट को जो है बेटा लेक्चर को 2 से 3 दफा लाजमी आपने सुनना है। आपके जहन में अगर कोई सवाल होगा तो बेटा आप मुझसे जरूर पूछेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।